सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और सदीक जान साहब। आज जो है वो एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, पुरानी वीडियो है, जिसमें पीटीआई के जो एमपीएस हैं, जो तहरीक इंसाफ के इंसाफियन हैं, वो पैसे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन थे, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन, उस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में उसको डिस्कस करेंगे। कल का जो वाक़या है वकलागर्दी का, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी है लीना, रोज़ाना एक नई बात आती है। ये वीडियो तो पुरानी है, लेकिन इसको अब ये रिलीज़ हुई है और इसका एक मकसद भी हमें नज़र आता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा है और वो जो रेफरेंस है सदारती, उसमें हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि सीक्रेट बैलेटिंग ना हो, ओपन बैलेटिंग हो। तो उसके लिए हर तरफ से कोशिश हो रही है। तो हमारा जो मीडिया है ये भी पूरी तरह डिवाइडेड है। तो एक ख़ास मौके पर एक ख़ास वीडियो जो ये रिलीज़ की गई है, ये इसका बुनियादी मकसद वो यही लग रहा है कि ओपन बैलेटिंग जो है वो हो और सीक्रेट बैलेटिंग ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये बताने की कोशिश की जा रही है मीडिया के ज़रिए, एक स्टोरी ब्रेक करके कि भाईजान ये आप देखें, ये इस तरह के मामलात हैं और ये आप सीक्रेट बैलेटिंग। लेकिन सवाल एक बड़ा, सदीक जान जो मैं अभी वो देख रहा था, वो जो अब्दुल्ला मायार क्या उनका नाम है, KPK के, वो ये कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है, ये जो पैसे हैं, ये तो स्पीकर साहब ने दिए थे और ये सारे के सारे 1-1 करोड़ रुपया MPs को दिए गए थे। ये तो उस चीज़ की वीडियो है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया है, ये वीडियो आप स्क्रीन पर भी चल रही है, उसमें उन्होंने जो उस वक्त के नज़र आ रहे हैं KPK के वज़ीर कानून, उनको हटा दिया, सुल्तान साहब को। और ये तो बड़ा अच्छा फ़ैसला है कि अगर कोई एक वीडियो आती है उसमें इस तरह का अगर काम होता है तो फिर उसको हटा दिया जाए बंदे को। लेकिन उस वक्त उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से नहीं था और फिर उसके बाद वो टिकट उन्हें तहरीक इंसाफ का मिला और वो इलेक्शन लड़ के आए, लेकिन उनको हटा दिया। अगर एक आदमी इस तरह से पैसे लेता वो नज़र आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है कि उसको हटा दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वो अब्दुल्ला मायार साहब ने जो बात की है, उसकी अब इसकी तो सदीक जान इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो बिल्कुल आप पैसे दिखा रहे हैं, लेकिन वो तो नाम ले रहे हैं गवर्नर हाउस का, स्पीकर का, और उस वक्त गवर्नमेंट थी KPK की। तो अब इसको देखना पड़ेगा, इसका कौन इसकी तहकीकात करेगा, ये बात कैसे सामने आएगी कि ये क्या था। जी बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं और ये तो अब ज़ाहिर इसकी तहकीकात होंगी तो चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन हुकूमती इम्पोर्टेंट शख्सियात का ये दावा है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को जो रिपोर्ट मौसूल हुई है, उनको ये शवाहिद मौजूद हैं उनके पास इस वक्त कि कुछ लोगों ने इस इलेक्शन के लिए भी एडवांस पैसे पकड़ लिए हैं। और वो ये कहते हैं कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि ये अब लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि अब हम इसको चैलेंज करेंगे सदारती ऑर्डीनेंस को। हालांकि वो जो सदारती ऑर्डीनेंस को पहले दिन उन्होंने चैलेंज नहीं किया, पहले दिन से JUF ने किया है, कामरान मुर्तज़ा साहब ने और जहांगीर जदून साहब ने। और साथ ही जो इससे पहले जो केस मेन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पब्लिक नोटिस दें, आप अखबार में इश्तिहार दें, कोई भी आना चाहता तो वो आए, उसमें भी नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं गए। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी फरीक बनने जा रहे हैं उस केस में। और हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि क्योंकि ये पैसा चल रहा है, पैसा लगा रहे हैं। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके जो दलाइल थे उनमें से एक दलील उन्होंने जो दी वो समी सब ये थी कि अगर इस तरह से पैसे चलें तो अगर तहरीक इंसाफ की सादा अक्सरियत है यहाँ पे कौमी असम्बली में, वो कहते हैं कि अगर पैसा चले और वहाँ पे 5-6 सेनेटर मैनेज कर लिए जाएँ, तहरीक इंसाफ ना हो, कोई भी हुकूमत हो, उसके लिए फिर कैसे सिस्टम चलेगा कि कौमी असम्बली में उसकी अक्सरियत हो, सेनेट में पोजीशन की अक्सरियत हो, ना तो कानून साजी कर सकती है, ना वो अपना मंशूर आगे बढ़ा सकती है, ना वो आवाम के लिए जो करना चाहती है, जो वादे किए वो पूरे कर सकती है। तो वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं। और कल बहुत इंपॉर्टेंट एक वाक़या हुआ समी साहब कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब दलाइल सुन रहे थे खालिद जवेद खान साहब के, उन्होंने सारे अदालती फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने वो जो इन्होंने कागजात नामजदगी में से वो जो फॉर्म निकाल दिया था उसका हवाला दिया, अदालती फैसलों का हवाला दिया कि शफाफ होने चाहिए, इलेक्शन करप्ट लोगों को नहीं आना चाहिए। तो अचानक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनको रज़ा रबानी साहब को बुला लिया रोशनम में कि रज़ा रबानी साहब मुझे एक बात बताएं, क्या आप नहीं चाहते कि शफाफ इलेक्शन हो? उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं। उन्होंने कहा आप अगर चाहते हैं तो ये
जुमेरात को क्या हुआ है पार्लियामेंट में, भाई अगर आप चाहते हैं, वो कहते हैं हम नहीं है इसके खिलाफ के इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। उन्होंने कहा फिर जुमेरात को क्या हुआ है, वहाँ पे जो कुछ आपने असम्बली में किया है, तो उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ तरह की, फिर उनको एक और चीज़ पूछी गई कि भाई अगर पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो पीपल्स पार्टी इसमें हमारे सामने क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा जी वो सिंध हुकूमत आई हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ना कभी कोई पार्टी हुकूमत के बिहाफ पे बात कर सकती है, ना हुकूमत पार्टी की तरफ से बात कर सकती है, हुकूमत तो पार्टी से बालातर होती है। अब ये मसला ये है कि कल तो कन्विंस नज़र आए जजेस, जो रिमार्क्स थे उनके, जो दलाइल थे अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त उमर ये जो हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब, वो एक पॉइंट कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि एक असासा को छुपाता है आप उसको नायल कर देते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का एक म्यार है ना कि आला अखलाकी इक़दार होनी चाहिए, साफ शफाफ ईमानदार। यहाँ पे आप कैसे उस शख्स को रखेंगे जो अरबों रुपए, जो करोड़ों रुपए देकर और 1 अरब से सेनेटर बन कर आएगा, तो वो जो 1 अरब रुपया लगा कर सेनेटर बनेगा वो तो फिर अपने पैसे बराबर करेगा ना। तो ये एक कल का इंपॉर्टेंट था कि रज़ा रब्बानी साहब के जो चीफ जस्टिस ने सवाल लेकिन किया। मुझे आप एक जवाब दें सदीक कि ये बात हो रही है पैसा रुके पैसा ना हो। अब कल एक और इम्पोर्टेंट केस लगा हुआ है। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो तब वो बात ये करते थे कि तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर रिश्वत दी जाती है। बिल्कुल इन MNAs का काम नहीं है, इनका काम सिर्फ लेजिस्लेशन है। लेकिन अब सुओ मोटो, क्योंकि वो काजी फायज़ ईसा साहब ने उसका लिया था नोटिस और फिर वो बेंच उन्होंने मार्क कर दिया चीफ जस्टिस साहब के पास। ये 5 मेंबर बेंच है जो बनाया गया, ये जजेस के नाम है। जस्टिस गुलजार उसको हेड करेंगे, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, ये उसकी करेंगे समात। तो एक तरफ तो ये आप वीडियो लीक हो रही है, 2018 की वीडियो आपने ऐन उस मौके पर रिलीज़ की है जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुकदमा है, और अपने ही वज़ीर कानून को आपने हटा दिया है। और दूसरी जानिब आप इलेक्शन से पहले तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर लोगों को पैसे दे रहे हैं। और अब्दुल्ला महार साहब ने यह भी बात कही है कि ये 1 करोड़ रुपया पर MPA दिया गया और ये स्पीकर साहब दे रहे हैं और ये हुकूमत दे रही है और ये इसका ताल्लुक़ सेनेट के इलेक्शन से था। तो ये तो फिर एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजाहत होना ज़रूरी है। और कल जो समात होगी तरक्याती फ़ंड्स की, उसमें क्या पाकिस्तान के आइन और कानून में कोई इस तरह की गुंजाइश है कि आप MNAs को या MPAs को तरक्याती फ़ंड दें? और फिर जब आप खुद अपोजिशन में ये पार्टी रही है तो बड़ा एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है इमरान खान साहब का, पूरी कौम ने उसको अप्रिशिएट किया कि आप बिल्कुल हर तरह की ब्लैकमेलिंग से पाक होकर काम कर रहे हैं। और आज भी जो वज़ीर कानून को हटाया है, भले KPK के, भले देर से हुआ, भले उनको पता था वीडियो का, लेकिन अब वीडियो लीक हुई, लेकिन जैसे ही वो पब्लिक हुई तो उसको इमरान खान साहब ने इसको महसूस किया जो वो बात कहते थे, और उन्होंने उनसे कहा KPK के वज़ीर आला को कि इनको हटा दो, तो उन्होंने उनको हटा दिया। ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब कुछ मिक्स एक हौच पौच सा बन गया। एक तरफ आप पैसे के ख़िलाफ़ हैं, दूसरी तरफ तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर आप ख़ुद पैसे दे रहे हैं। अब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी समात होगी तो क्या जवाब देगी गवर्नमेंट वहाँ पे? व्हाट इज़ दिस? आई मीन आप बहुत ज़्यादा क्योंकि मिलते रहते हैं हुकूमती लोगों से। देखें समीर साहब, ये तो आप कल जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हुकूमत के बिहाफ पर आकर जवाब जमा कराएंगे और दलाइल देंगे तो पता चलेगा कि हुकूमत के इस पर क्या मौक़िफ़ है। लेकिन एक है इमरान खान साहब का जो आपने कहा कि अपोजिशन में उनका मौक़िफ़, दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है कि आप इस तरह से तरक्याती फ़ंड्स नहीं दे सकते आप, बिल्कुल वो फ़ैसला है जिस वजह से ये नहीं दे सकते। अब कल 2 ही चीज़ें होंगी ना, या वो आके जस्टिफाई करेंगे कि कोई नया क्या तरीका निकाला है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसला है उसकी हुकूमतदौली नहीं हो रही और फ़ंड्स भी जारी किए जा रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है समीर साहब कि वो कहें कि हमने उस तरह से जारी नहीं किए, अखबार में ख़बर आई, क्योंकि इसमें जो एक मेन दलील दी गई वो ये दी गई कि अखबार में जो खबर लगी है उसकी तरदीद नहीं की हुकूमत ने। अब आपको भी पता है रोज़ाना 25 खबरें लग रही होती हैं, कुछ की तरदीद आ जाती है, कुछ की नहीं आती। और दूसरा ये भी है कि आगे आप बल्दियाती इंतखाबात करवाने जा रहे हैं और आपका नारा यह है कि आपने बल्दियाती इदारों को मजबूत करना है, मुस्तहकम करना है, उनको फ़ंड्स देने हैं। अगर आप फिर वो MNAs MPs को फ़ंड देंगे तो फिर बल्दियाती इदारे तो फिर वही होंगे जैसे नून लीग के दौर में थे कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आपने इलेक्शन तो करवा दिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो खबर छपी ये गलत है? मैं तो सर ये कह रहा हूँ, अंदाज़ा क्या है आपका, आप जो नब्ज़ है, जो पल्स है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की, आपको क्या लगता है? देखें, एक तो यह है कि मेरा ये ख्याल है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है और एक प्रिंसिपल स्टांस भी रहा है प्राइम मिनिस्टर का, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से
जैसे पहले, क्योंकि अभी आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान की तबाही का जिम्मेदार भी इसी चीज़ को करार देते हैं कि बलूचिस्तान में हुकूमतें जो हैं वो वहाँ के जो MNAs थे, जो सरदार थे, वडेरे थे, उनको पैसे देती नहीं, वो अमीर हो गए, बलूचिस्तान गरीब रह गया। तो ये तो खुद प्राइम मिनिस्टर अभी तक कहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उस तरह से बंदर बांट होगी जैसे नवाज शरीफ साहब के दौर में कैप्टन सफदर को इंचार्ज बनाया हुआ था, वो फंड्स तकसीम करते थे और सारी चीज़ें देखते थे। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कल अब मैं सॉरी आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, मैं ये वीडियो देखी हमने सब ने, दोबारा चला दें वीडियो ज़रा, सारे दिन से चल रही है, सब लोग देख रहे हैं। इसमें लोग पैसे लेते हुए पैसे देते हुए नज़र आ रहे हैं, और कोई मतलब जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं, कोई किसी को थोड़ा सा भी रिमोर्स नहीं है किसी के चेहरे पे, कोई अफसरदा नहीं है, बड़े खुश हैं और बड़े फातिहाना अंदाज में वो सब कुछ ये कर रहे हैं। तो अब फिर मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ उनकी वो जो उन्होंने कुरान ओथ दिया बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की पैसों के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल हम तो कोई वो किसी तरह का भी कोई हमने पैसा लिया दिया ही नहीं है। तो अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब जो हमारे ईमान का हिस्सा भी है उसको भी इस्तेमाल किया गया। तो ये जो सारा मामला है, ये देखिए कुरान शरीफ सामने और वो बिल्कुल ओथ टेकिंग हल्फ उठा के कह रहे हैं कि जी हमने कोई पैसे नहीं लिए थे और कोई हमने पैसा नहीं हुआ इसमें। तो मुझे ये बात बताएं कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं? ये हमारी लीडरशिप जो है ये इस तरह अगर ये करेगी तो फिर सदीक जान देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो कहा था ना कि पार्टीज़ के अंदर भी डिक्टेटरशिप है। आप देखें बदकिस्मती से हमारी पार्टीज अपने नज़रियाती कारकुनान को टिकट नहीं देती, सेनेट में नहीं लाती। किसको लाया जाता है? ATMs को लाया जाता है, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो ज़ाती दोस्त होते हैं उनको लाया जाता है। अब MPs ये कहते हैं कि अगर आपने, क्योंकि आपका कोई दोस्त आप पे पैसा खर्च कर रहा है, आपकी वो ATM है, आपको फ़ायदा दे रहा है, तो आप उसको टिकट दे के और आप हमें कहते हैं इनको वोट डालो। वो कहते हैं अगर आपने भी नज़रियाती लोगों को नहीं देना और आपने भी इस तरह से पैसे जो पैसों के उसके ऊपर आप दे रहे हैं मेयार के ऊपर, वो कहते हैं फिर हम पैसे क्यों ना लें। और समी साहब हर इलेक्शन में, हर सेनेट इलेक्शन में अभी भी देखें जो शहर इक़्तिदार में जो बातें हो रही है कि 25 करोड़ बोलियां लगनी शुरू हो गई, 25 करोड़ से रेट शुरू हुआ है। 25 करोड़ एक MNA का? एक नहीं सर, टोटल पूरी सीट का। अच्छा, जो रेट जो ग्रुप होगा वो 25 करोड़ में एक सीट मिलेगी। अच्छा, ये इस तरह से पैसे ले रहे हैं कि ग्रुप्स की सूरत में MPs? बिल्कुल ऐसे ही है। बस एक बंदा कहता है कि जी मेरे पास 15 MPs हैं और हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे लेके आएंगे तो आपकी सीट जो है वो पक्की है। तो आप कहते हैं लेकिन इसकी कॉस्ट जो है ना ये आप 25 करोड़ है। 25 से बोली लगना शुरू हुई है, लेकिन जो मुझे बताया जा रहा है कि ये 50 करोड़ तक एक मेंबर जाएगा। बिल्कुल सर, 50 करोड़ क्या बात तो यहाँ तक हो रही है कि 1 अरब तक भी ये जा सकता है ये रेट। आपको भी पता है समी साहब, मैं जब पैसे क्या सेनेटर कैसे पैसे बनाता है 1 अरब रुपया? मैं आपको बताता हूँ सर, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जब हम कमेटीज़ अटेंड करते हैं ना सेनेट की या कौमी असम्बली की, होता क्या है कि अक्सर हमने कमेटियों में देखा है कि एक सेनेटर साहब है, उनके बारे में तो ये है कि जिस दिन कमेटी का इजलास होता है उस एक रात पहले उनके घर पे भी एक इजलास होता है। दूसरा वो क्या करते हैं, कोई स्कैंडल आया है सामने और कहेंगे शतरोल शुरू कर देंगे, लफ्जी गोलाबारी, ब्यूरोक्रेट को डांटेंगे, ये क्या कर दिया आपने, आपको एहसास नहीं है, मुल्क को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद, खोखला, ये वो। सारे डॉक्यूमेंट्स दें हमें, सारे डॉक्यूमेंट्स दें हमें, सारे रिकॉर्ड दें। वो सारे रिकॉर्ड लेते हैं, फिर बिलिंग डीलिंग होती है, फिर मामला तय होते हैं। और समी साहब हर कमेटी में तकरीबन हम देखते हैं कि सेनेटर साहब 1-2 बंदे उनके आए बैठे होते हैं कि किसी ब्यूरोक्रेट को, और ख़ास तौर पे इसमें रियल एस्टेट का बहुत वो है अमल दखल है, हाउसिंग के मामलात में, ठेकों के मामलात में, कि जी वो आपको फ़लाँ बंदे ने अप्लाई किया, आपने अभी तक नहीं किया। वो क्योंकि कमेटी के मेंबर हैं, ब्यूरोक्रेट उनके साथ चल रहे हैं, वो कहते हैं सर आप मुझे बता दें मैं देख लेता हूँ। इस तरह से फिर पैसे बनाए जाते हैं। अब मुझे बताएं ना, जो बंदा आप चलें 50 करोड़ कर लें, जो बंदा 50 करोड़ रुपये लगा के आएगा वो कोई खिदमत के लिए तो नहीं आ रहा ना। तो पहले तो अपने 50 करोड़ निकालेगा और फिर 50 करोड़ या 1 अरब ऊपर भी तो निकालेगा ना। ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट ऐसे तो नहीं कि उसने, ये तो कारोबार है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज। और एक और जो मसला है इसमें वो ये है कि जंग ये है कि चेयरमैन सेनेट अपना लाना चाहती है अपोजिशन, क्योंकि नए सेनेटर्स जो आ रहे हैं 1-2 का ही फ़र्क होगा, तो ये अपना चेयरमैन सेनेट लाना चाह रहे हैं। जो जरदारी साहब ने फार्मूला दिया कि सबसे पहले हम चेयरमैन सेनेट लेके आएँ, बिल्कुल, फिर पंजाब के वज़ीर आला को हटाएं, फिर कौमी असम्बली में स्पीकर को हटाएं और फिर उसके बाद इमरान खान साहब। असल में मैं ख्याल जरदारी साहब इसलिए इस चीज़ पे लाना चाह रहे हैं इनको, क्योंकि अगर ये चेयरमैन सेनेट अपना ले आते हैं तो जरदारी साहब कहेंगे देखें पहला प्लान कामयाब हो गया,
अब आप तसल्ली रखें, आगे भी मेरी जिम्मेदारी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक बड़ी डील की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसी डील कर ली गई हो कि ठीक है जरदारी साहब सेनेट चेयरमैन आपका आ जाएगा और फिर आपके ये ज़िम्मे होगा कि आप अगला साल डेढ़ अपोजिशन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखें और मौलाना फजलुर रहमान ये वो सब उनको आप अकोमोडेट करें और यही कहा जाए कि जी बस ये हो रहा है कर रहे हैं, पहले एक नो कॉन्फिडेंस, फिर दूसरी कामयाबी नाकामी, इसमें टाइम। कहीं ये डील का हिस्सा कोई ऐसी बात भी सुनी आप? डील का देखें, इसका नहीं पता, ये तो अभी टाइम गुजरने के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन आप ये देखें समी साहब कि मुराद अली शाह साहब कुछ अर्सा पहले, ये जब ये पीडीएम स्टार्ट हुई उन्हीं दिनों की बात है कि यहाँ तक भी इतलात आई, कंफर्म नहीं थी कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुके हैं नैब। उसकी रीज़न यह है कि आसिफ अली जरदारी का फेक अकाउंट केस, आप भी सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे, आपने सुना है जरदारी साहब का फेक अकाउंट केस जो है वो मुराद अली शाह साहब के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। बिल्कुल उनमें मेन वो है, पीपल्स पार्टी की दो ही डिमांड थी। एक उनकी डिमांड थी कि जरदारी साहब गिरफ्तार हो और वो तो अब मुस्तकिल जमानत हो गई, उनकी जमानत हो गई। दूसरा उनका ये था कि मुराद अली शाह गिरफ्तार ना हो। तो ये उनकी दो डिमांड थी। तीसरा भी देखे ना, जब वफाक अब स्पेस दे रहा है सिंध को कि आप काम करें, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, कोई आपको नजर नहीं आ रहा। वो जो आमने सामने होते थे, जजीरों वाला जो इशू था वो भी दब गया, और पीपल्स पार्टी बिल्कुल स्कूल में, पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात बन जाएगी सेनेट में और सिंध हुकूमत उनकी चल रही है। और किसी एक शख्सियत के पास बैठे थे, उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत पागल है, जरदारी साहब जो सिंध हुकूमत। और एक और बात भी कि उज़ैर बलोच जो हैं वो हर मुकदमे से बरी होते जा रहे हैं और उज़ैर बलोच लिंक था क्योंकि वो फरियाल तालपुर साहबा के साथ भी काम करते थे, जरदारी साहब के साथ भी काम करते थे। वो जो भी उन्होंने किया वो लिंक जरदारी साहब से उसके जोड़ा गया था उनका। तो अब उज़ैर बलोच साहब, फिर उनकी JIT बनी, जिस तरीके से लाया गया, एक बड़ा ड्रामा ये वो। अब फिर एक सौलत मिर्जा को, तो वो जो क्या नाम था, सौलत मिर्जा था वो जो MQM के, उनको तो फांसी हो गई, लेकिन जो उज़ैर बलोच साहब हैं वो बरी होते जा रहे हैं। बिल्कुल समी साहब, देखें ना, मसला ये है कि अब तो ये भी बात हो रही है कि शायद जरदारी साहब बैरून मुल्क चले जाएं इलाज के लिए, ये भी बातचीत हो रही है। और ये तो पता है आपको भी कि जरदारी साहब तो वाकई ही बीमार हैं। जरदारी साहब ये नहीं कहते, लेकिन ऐसे तो बीमार नहीं है कि मुल्क से बाहर जाएं इलाज करवाने के लिए। मुल्क से बाहर चले जाते हैं, इसका मतलब जो तहरीक चलाने वाली बात है वो तुम्हारे पे दम तोड़ देंगे ना। देखिए तहरीक तो चलेगी नहीं, अगर वो यहाँ पर नहीं है, वो जो आप बात कर रहे थे तहरीक वाली बात तो अब खत्म हो गई ना, किस्सा माजी हो चुका है। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त देखें, आप अंदाजा लगाएं समी साहब कि पीपल्स पार्टी का अब जो तहरीक इंसाफ के हामी लोग हैं, इवन कि उनके वर्कर्स, वो उस तरह ना बैशिंग करते हैं पीपल्स पार्टी की, बल्कि बड़ा उनको अच्छा सा वो किया जाता है कि जरदारी साहब बड़े अच्छे बंदे हैं, देखें उन्होंने किस तरह बेहतरीन जो है ना वो चाल चली है। और जरदारी साहब के लिए नैब में उनका केस नहीं चल रहा, ये जो फेक अकाउंट केस है उस तरह से उस स्पीड में नहीं चल रहा ना, वरना जरदारी। मुझे ये बात बताएं सदीक जान कि नैब के ऑफिसर्स क्या सोचते होंगे? JIT बनी पनामा पेपर्स पे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, और उसमें FIA के ऑफिसर भी थे, उसमें FBR के भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। बड़ी मेहनत से उन्होंने एक नवाज शरीफ साहब के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की। फिर हम ये देखते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलता है, उन्हें सज़ा होती है। फिर एक कन्विक्टेड आदमी जिसको सज़ा होती है वो लंदन चला जाता है पाकिस्तान की तारीख़ में। कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे आप ये बात बताएं कि नैब के वो लोग या FIA के वो लोग या इन तमाम महकमों के वो लोग जो इतनी मेहनत करके अपनी जान हथेली पर रख के एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं, किसी को सज़ा कन्विक्ट अदालत करार देती है, उनको आप मुल्क से बाहर भेज देते हैं। फिर आप जरदारी साहब, वो जो फेक अकाउंट केस है उसमें मैं साकिब निसार साहब की अदालत में जाता रहा हूँ, आप भी जाते रहे हैं, बशीर मेमन साहब बिल्कुल FIA के, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर, और उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी लड़ाई लड़के उन्होंने वो सारा फेक अकाउंट, उसके शवाहिद इकट्ठे किए। अब हम देखते हैं कि वो केस भी नहीं उस तरह से चल रहा। फिर हम देखते हैं कि अब उनकी ज़मानत भी हो गई है, फिर अब वो भी तिब्बी बुनियादों पर बाहर। क्या मैसेज आप दे रहे हैं इन इन्वेस्टिगेटर्स को, इन इदारों को, कि इन बड़े लोगों को ऊपर से जाके डील हो जाती है, माने या ना माने? अगर डील का हम नाम लेते हैं तो हमें भी बुला के पूछा जाता है कि जी आप कैसे कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह चुप कराने से कोई बात छुपी तो नहीं रहती ना भाई। देखिए क्या मैसेज क्या आप देंगे नैब को, इन्वेस्टिगेटिंग इदारों को, कि इन बड़े लोगों को तो हाथ ही ना लगाएं वो, क्योंकि इनको तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही आप याद करें जब JIT बनी थी फेक अकाउंट केस में,
JIT अरकान को थ्रेट्स थे, उनको जान से मारने की धमकियाँ मिली थी, और फिर साकिब निसार साहब ने कहा था कि इनको रेंजर्स की सिक्योरिटी दें, और यहाँ तक आ गया था कि कराची में उनका काम करना उनके लिए मुमकिन नहीं है, इतने उनको थ्रेट्स थे। जो वहाँ पे गवाह थे, उस एक खातून ने आके बताया था कि उसके साथ क्या किया, पुलिस को इस्तेमाल किया गया वहाँ पे, और फिर IG सिंध को बुलाया गया था। तो ये बात आप दुरुस्त कर रहे हैं कि जो अपनी जान हथेली पे रख के जो ईमानदारी के साथ हकीकात करते हैं, चीज़ें निकालते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जरदारी साहब का केस तो इतना वाजे है, इतना वाजे केस है कि अगर आप उसको रोज़ाना की बुनियाद पे चलाएं तो 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। नहीं, वो तो मैं सईद गनी साहब कह रहे थे किसी जगह पे, फिर वो राना साहब जो पंजाब के हैं वो कह रहे थे, सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि अगर किसी छोटे किसी साइकिल वाले की दुकान से उसके अगर साइकिल वाले के अकाउंट से अगर अरबों रुपये निकल आते हैं तो हुकूमत को क्या तकलीफ है? भाई मैं तो ये बात मैं समझ नहीं सका, ये क्या वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है, निकले हैं पैसे तो निकलते रहे, उसका अपना जाती मामला है। उसमें गवर्नमेंट को तकलीफ ये है, एक तो ये वो नवाज शरीफ स्टाइल है ना, हाँ, नवाज शरीफ स्टाइल है ना कि ये कौन सा मेरे है क्या? नहीं, वो कहते थे मेरे असासे मेरी आमदन से ज़्यादा, तो तुम्हें से क्या, तुम्हें से क्या। मसला यहाँ पे ये है कि जो JIT ने रिपोर्ट जमा कराई उसमें मेरे ख्याल 36 कॉन्ट्रैक्टर्स थे, सरकारी ठेकेदार थे, जिनको सरकारी ठेके दिए गए, और उनके अकाउंट से वो मुख्तलिफ अकाउंट्स में पैसे गए, और फिर वो एक लंबी चेन थी, ट्रेल थी, और अल्टीमेटली बेनिफिशरी अदीब फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी साहब थे। तो मसला तो यही है, जरदारी साहब बिलावल साहब के बिल पे होते रहे उन अकाउंट से, जरदारिया उसके सदके के बकरे तक वहाँ से आते रहे हैं, इनके कपड़े जहाँ लॉन्ड्री के लिए जाते थे वहाँ वो पैसे वहीं से, इनके अपने जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें, फिर ओमनी ग्रुप। अब देखें ना कि बातें अब क्या होती रही हैं कि जी किसी तरह से अनवर मजीद साहब को जो है वो सेनेटर बनवा दिया जाए। मैं अंदाज़ा लगाएं जब ये सूरत हाल होगी कि अनवर मजीद साहब, अभी जब शादी थी बख्तावर की तो वो सारे मजीद फैमिली जो है वहाँ पर इनवाइटेड थी, तो फिर अभी इसमें कोई शक रह गया कि वो उनके फ्रंट मैन है? वो तो बेनामीदार हैं वो उनके, लेकिन इसके बावजूद रियायत इनको मिल रही हैं लोगों को सर। तो एहतसाब गुफ्तगू की हद तक रह गया बस। अभी तक तो यही है कि ऑपोजिशन तो यही समझती है ना कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है, तो इसमें क्या एहतसाब कहाँ पे रहेगा? देखिए आज भी सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात मांगी हैं कि वो जो हमने 30 एहतसाब अदालतों का कहा था, ख़बरें भी आई कि जी नोटिफिकेशन हो गया, ये हो रहा है। वो कहते हैं यार कब वो काम शुरू करेंगे, हमें ये बताएं कब से अहकामात जारी किए हुए हैं कि 30 एहतसाब। ये वैसे ये बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए अपने इर्द गिर्द कौन से उनके लोग हैं जो ये सुप्रीम, यानी उनका अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो है, सुप्रीम कोर्ट उनको एक पूरा एक लूज डिलीवरी दी है कि आप छक्का मारें, आप 120 अदालतें कायम करें। इनको तो चाहिए था, लेकिन कोई ना कोई तो बैठा ना वहाँ पे, वजारत कानून में है, वज़ीर आज़म ऑफिस में है, जो ये काम नहीं होने दे रहा। और अगर कोई बात की जाती है, अगर कोई आदमी इस हवाले से बात करता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर से लड़वा भी दिया जाता है। तो ये कैसे चलेगा मामला? ये कब तक? देखें ना, अभी तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है प्राइम मिनिस्टर को कि जी ऑनेस्ट आदमी है, सब कुछ है, लेकिन महीने गुजर गए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप अदालतें बनाएं, तो फिर अगर नहीं बन रही अदालतें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली तो प्राइम मिनिस्टर पर आएगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मुझे कभी कभी इनकी समझ नहीं आती कि देखें, एक छोटी सी मिसाल है कि ख़वातीन टीचर्स एहतजाज कर रही थी, अब उनको जो रिलीफ हुकूमत खुद दे सकती थी तो उनको हाई कोर्ट से मिल गया। अब वो हाई कोर्ट के मशहूर रहेंगे ना। अब उनमें मसला क्या था? ये बात हुकूमत की ठीक थी और एक अदालती फैसला भी था कि डेपुटेशन पर लाया गया ख़वातीन टीचर्स को, और फिर उनको 3 साल बाद या 5 साल बाद वापस भेजना था, नहीं भेजा गया। अब उनको 15-15, 20-20 साल हो गए। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि इन ख़वातीन को तो हमने वापस भेजना है जिनको 20-20 साल हो गए, और साथ ही ऑर्डर कर दिए कि नए डेपुटेशन पे लेके आएँ। और भाई जो नए लेके आने, आप आइंदा के लिए पॉलिसी ठीक कर लें। नहीं, जिन ख़वातीन टीचर्स को 20-20 साल हो गए, आप उनको उन्हीं सीटों के ऊपर जहाँ पे आपने और लाने हैं उनको एडजस्ट कर लें और आइंदा के लिए एक सिस्टम बना दें। लेकिन नहीं किया। वो पूरा महीना बेचारी यहाँ पे एहतजाज करती रही, आखिर उनको वो रिलीफ हाई कोर्ट से मिल गया। अब ये वो जगह है जहाँ पे इनको जाके इंगेज करना चाहिए था। अगर हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत है डिलीवर नहीं कर पा रही है, और इसी वजह से जो आवाम है, जो उनके इश्यूज़ हैं, उन्हें कोर्ट्स की तरफ देखना पड़ रहा है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, तब आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और सवाल है सिद्दीक, अगर समी साहब मुझे इजाज़त दें, वो ये है कि सिद्धार्थी ऑर्डिनेंस जो है वो इस वक्त कोर्ट में है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में ये पेश किया गया है, इस पे जो समात है उस पर असर आ सकता है, ये क्या है, थोड़ा बताएंगे? नहीं, वो तो क्लियर हो गया। कल वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी और इजाज़ुल एहसान साहब दोनों ने क्लियर कर दिया है कि ये मशरूत ऑर्डिनेंस है, और उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि आप जो है वो कानून के अंडर आते हैं, ये जो सेनेट इलेक्शन है, क्योंकि हुकूमत का कहती है कि ये इलेक्शन एक्ट के अंडर आते हैं, अपोजिशन कही है कि नहीं ये आइन के अंडर आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये आइन के तहत हैं, फिर तो ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि नहीं ये कानून के तहत हैं, फिर ऑर्डिनेंस इसलिए जारी किया कि अगर 11 से पहले ये ऑर्डिनेंस ना आता, 11 फरवरी से पहले, और 11 को शेड्यूल जारी कर रहे हैं, तो जब शेड्यूल जारी होता है तो फिर एकेडमिक की बहस रह जाती। और अभी तक जो मैं देख रहा हूँ फैसला जो भी है, लेकिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो अदालत को बड़े उन्होंने ज़बरदस्त दिलाया और लगता भी यही है कि जो इस वक्त ये आवाज़ पूरे पाकिस्तान की है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये बात कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो और पैसा ना चले, हर आदमी इसको सपोर्ट करता है। कन्फ्यूजन तो इसलिए है ना कि एक तरफ आप कहते हैं कि पैसा इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ अब कल वो केस लगेगा जिसमें आप डेवलपमेंट फंड्स के नाम पर MNAs MPs को दे रहे हैं बहुत पैसा, तो उस पर एक बड़ी कन्फ्यूजन है। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर की इस बात पर जो वो कहते हैं कि अभी भी आज भी उन्होंने जो गुफ्तगू की काबीना में भी और बाद में भी जहाँ पर ये वीडियो वगैरह चली, तो यही थी कि ये अपना जो हरबा मर्जी बना लें, जो मर्जी ये कर लें अपोजिशन वाले या जो हुकूमत पर तनकीद करते हैं, लेकिन हम ऑनेस्ट हैं और ऑनेस्टी रहेंगे, हमें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नवाज शरीफ के बारे में तो उन्होंने कह दिया कि वो रहबर के रूप में एक राहज़न है। अच्छा, इसमें अब ये वो सारी बातें अपनी जगह पे। मुझे एक और बात बताइए, ऐसा भी कभी आपको फील होता है कि इमरान खान क्योंकि एक ऑनेस्ट आदमी है, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है जिसमें उनके पास असम्बली में अक्सरियत नहीं है, पैसे वाले लोग बैठे हैं, पावरफुल माफिया है, तो वो इस सारे निज़ाम में जो ये जिसको हम पार्लियामेंट डेमोक्रेसी कहते हैं, इसमें वो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें वो को डिलीवर करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये आपको कभी कभी महसूस होता है इस तरह, और ये फ्रस्ट्रेशन उनको भी है, खान साहब को भी? ये बिल्कुल एक आपने दुरुस्त बात की है, उनको भी है। और देखें ना, उनके पास सिंपल मेजोरिटी जो बनती है वो भी इत्तेहादियों के बलबूते पे बनती है, विनिंग हार्सेस को ला के बनी है। ये सारे वो काम जो इमरान खान सोच भी नहीं सकते थे, उनको क्यों करने पड़ते हैं? अगर ये तरक्याती फंड्स वाली बात देखें, अगर ये दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? पता है ना कि भाई आगे सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं, और उसके अलावा हमने आगे चीज़ें चलानी है, ब्लैकमेलिंग में आते हैं। फिर आप देखें कि बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि मकामी तौर पे हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे अभी भी हलकों में MNAs MPs की मशवरे से उनके कहने पे DPO DCO और ये सारे लगते हैं, थाना कचहरी उसी तरह चल रहे हैं। तब्दीली तो बिल्कुल वही है ना कि जो तब्दीली वो लाना चाहते थे वो इस पोजीशन में नहीं है। अच्छा, मैंने बात ये आपसे इसलिए की कि आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तकरीर की है ना, उसमें उन्होंने एक और बात की है। हम तो पहले ये कर चुके हैं कि इस मुल्क में बहुत सारे जो लोग हैं, ताकतवर लोग, और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की बका है वो प्रेसिडेंशियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है कि आप मज़ीद छोटे सूबे बना के, ताकि किसी सूबे में एहसास महरूमी न रहे, लेकिन डायरेक्टली अगर इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो और वो आवाम को जवाबदेह हो, उसकी हुकूमत नो कॉन्फिडेंस से गिराई ना जा सकती हो, तो शायद वो सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये जो हैदराबाद में जो जलसा है उसमें जो एक बात की है, ज़रा वो सुनवाइए ज़रा गुफ्तगू में, फिर आप पर इससे बात करता हूँ। अब ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक बात कर रहे हैं, इस वक्त सेनेट के इलेक्शन का मसला है, PDM का जो एक लॉन्ग मार्च का इशू है, उनका इस्तीफ़ों का इशू है, इस सारी बीच में उन्होंने आज ये एक बात कही है, साबिक वज़ीर आज़म है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जिसमें उन्होंने कहा कि एक शबखून मारने की कोशिश की जा रही है और एक नीम सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है। एक तो मुझे बताइए कि जो हमारे ये जो हुकूमती हलके हैं वहाँ पर क्योंकि मैंने इमरान खान साहब से ये सवाल किया था अभी चंद दिन पहले, तो उसमें उन्होंने इसका डायरेक्टली ना इसको अपोज़ किया ना इसको सपोर्ट किया, क्योंकि शायद वो उसकी सेंसिटिविटी समझते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से कोई अपनी ओपिनियन दे दे तो फिर वो एक बहस छिड़ जाएगी कि शायद ये इसी तरफ जा रहे हैं, और वो मुझे लगता है सेनेट के इंतखाब से पहले इस तरह की किसी बात में नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए भी आपको पार्लियामान में
2/3 अक्सरियत चाहिए, तो वो चाह रहे होंगे कि सेनेट में जितनी अच्छी पोजीशन उनकी मजबूत बन जाए। आप मुझे ये बताइए, आपसे भी कभी किसी ने डिस्कस किया या कोई फील ऐसी है इस तरह के निज़ाम की कहीं पे? सर ख्वाहिश तो बहुत से लोगों की हो सकती है और लगता भी अच्छा है कि सदारती निज़ाम, लेकिन मुमकिन नहीं है मौजूदा सूरत हाल में, तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला तो मौजूद ये क्यों परेशान है? ये शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं शबखून मारने की कोशिश की जा रही है ये, और वो एक जलसे में ये ऐलान कर रहे हैं आज, तो ये कोई नॉन सीरियस कैसे? ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि अब इनको बात ये नहीं बतानी चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कि हमने हमारे मार्च की तैयारी कहाँ तक पहुँची है, हमने धरना कितने दिन देने हैं, हमने कब तक बैठने हैं, इमरान खान को हटाए बगैर हमने वापस नहीं आना। इन्होंने ये चीज़ें बतानी और इस्तीफ़ों का बताने के कब देने हैं। जो बातें इनके बताने वाली हैं वो बताते नहीं हैं, इधर की बात करते हैं उधर की बात करते हैं। अभी मुझे बताएं, जो पीडीएम को बनाने का मकसद था वो तो ख़त्म हो चुका है ना, कि इमरान खान से इस्तीफ़ा लेने, ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ने, सेनेट इंतखाबात नहीं होने देने। 26 मार्च तो वो ऐलान कर चुके हैं लॉन्ग मार्च की, आप कैसे कहते हैं कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया? देखें, एक लॉन्ग मार्च के अलावा मुझे बताएं ना, वो तो देखिए जो पहले ऐलान हुआ सदीक, वो यही था कि लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च के बाद पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि ये न्यूक्लियर हमारा एक्सप्लोसिव ये टैक्टिक है या हमारी ऑप्शन है कि इस्तीफ़ा जो है ये तो बिल्कुल लास्ट पे हम देंगे। 26 मार्च को वो ऐलान कर चुके हैं, डेट दे चुके हैं कि हमने मार्च करना है, लॉन्ग मार्च होना है। तो अगर हम ये कहें कि अभी लॉन्ग मार्च की डेट ही नहीं आई तो ये तो नहीं फैक्ट नहीं होगा। देखें, लॉन्ग मार्च की तारीख तो आ चुकी, मैंने कहा कि बताना है ना कि क्या तैयारियां हो रही हैं, कब तक बैठना है, लोगों को बताएं। एक मोटिवेशन होती है ना। इनकी तकरीरें सुनिए आप, इनकी गुफ्तगू सुने तो वो सुनने वाले भी उनके ऊपर ज़रा एक नींद सी तारी हो जाती है, मायूसी सी तारी हो जाती है। वो जोश, वो वलवला जो लीडरशिप के अंदर होता है वो नहीं है। और अब ये अभी से कहना शुरू हो गए कि हाँ हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं है, हम तो निज़ाम की तब्दीली के लिए काम करें। ओ भाई, फिर जब आप खुद अभी से ये कह रहे हैं तो आपके साथ जाना किसने, जब आप अभी से मायूसी वाली बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक मुझे ये बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी कल, जिसको हमारे मीडिया ने उस तरह से नहीं उस पर बात की। मौलाना फजलुर रहमान गए बिलावल हाउस और बिलावल भुट्टो से सिर्फ उनकी मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी साहब ने आखिरी लम्हात पर यह उन्हें कह दिया गया कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो इसलिए अब अगर तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती तो बिलावल भी अपने वालिद के साथ ही होते, उनको कहीं हॉस्पिटल ले जाते, कोई दवाई देते, कोई कोडोपायरिन का टीका लगाते उन्हें, जिससे उनकी कोई तबीयत बेहतर होती। वो तो बड़े आराम से हंसते मुस्कुराते बैठे थे मौलाना फजलुर रहमान के पास, और अब्बा जी की तबीयत इसका मतलब ख़राब नहीं थी। तो ये कोई छोटी बात है कि मौलाना फजलुर रहमान बिलावल हाउस जाएं और आसिफ अली जरदारी उनसे ना मिलें? हाउ डू यू रीड दैट? हाउ डू यू, व्हाट डू यू कमेंट? ये वही चीज़ है, इस पे चले हम अपना कमेंट नहीं करते, हम उनका कर लेते हैं जो मुफ्ती महमूद के साथ थे और अब तक JUF के साथ रहे हैं। और वो लोग हैं जो मौलाना शरानी और हाफिज़ हुसैन अहमद वो लोग हैं। वो कहते हैं कि मौलाना साहब जो हैं उनका एक मजहबी, उनके तबके में एक मकाम है, एक इज़्ज़त है, एक रुतबा है। वो कहते हैं कि हम इनको यही कह रहे थे कि भाई आप मरियम और बिलावल के पीछे आप फिर रहे हैं, कभी आप उसकी चौखट पे जाते हैं, कभी आप उसके दर पे जाते हैं, दर बदर आप फिर रहे हैं, आपको वो चला रहे हैं, आपको उन्होंने हाईजैक किया हुआ है। होना ये चाहिए था कि आप राहबर बने हुए हैं, आप राहबर बने हुए हैं, आप रहनुमा बने हुए हैं, आप कप्तान बने हुए हैं, आप लीडर बने हुए हैं, आप कायद बने हुए हैं, आपके पीछे सबको चलना चाहिए और आप उनके बच्चों के पीछे चल रहे हैं। कभी आप मरियम को मना रहे हैं, कभी बिलावल की मिन्नतें कर रहे हैं, उसके तरले कर रहे हैं, उसको वास्ते दे रहे हैं। तो इससे मौलाना साहब ने अपने तबके के अंदर भी अपना मकाम और मर्तबा कम किया है। अभी जो 4 फरवरी से पहले जो उनका इजलास हुआ उसमें उनके पार्टी के लोगों ने कहा उनको कि मौलाना साहब आप क्या कर रहे हैं, एक कदम आप आगे जाते हैं 2 पीछे हटते हैं, 2 आगे जाते हैं 3 पीछे हटते हैं। वो तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वो तो कहते हैं ना लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे हटना पड़ता है आपको, तो फिर इसलिए तो नहीं हट रहा है, कोई लंबी छलांग लगाना चाहते हैं। नहीं, वो तो आप तो उन्होंने जिस तरफ लगाई है वो आपको पता ही है, जो उनके बयानात हैं। अब वो ये उनको कह रहे हैं कि मौलाना साहब जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़, वो है लिबरल पार्टीज़, वो है सेकुलर पार्टीज़, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पड़ता है। जब आप बात ही यहाँ से शुरू करते हैं कि जिहाद फ़र्ज हो चुका है, जब आप कहते हैं कि जिहाद में शहादत दी जाती है, शहीद हो जाता है, वापस नहीं आ जाता, तो वो कहते हैं फिर आप जब जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कुरानी आयात सुनाकर, हदीस सुनाकर और फिर आप भाग जाते हैं, तो इससे मजहबी तबके के अंदर काफ़ी। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ये मुलाकात हो सकती। कल वो राना ताहिर साहब एक बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अयादत के बहाने से तो मुलाकात की जा ही सकती थी, चलो बीमार है, बीमार का पूछने आए हैं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, एक और चीज़ जो एक फ़र्क जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो आज नज़र आया पीडीएम के जलसे में। हमें वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट पर जो तनकीद होती है वो नज़र नहीं आई, और महंगाई पर बात, जो अवामी मसाइल हैं उस पर हमें बात ज़्यादा नज़र आई है। और बेसिकली जो आज तनकीद का रुख था वो इमरान खान साहब की तरफ ज़्यादा था, बिलावल भी और शाहिद खाकान अब्बासी भी, सब लोग जो भी बोले तो वो इमरान खान की गवर्नमेंट पर। दूसरा, कल जो DGISPR की जो प्रेस टॉक थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि फ़ौज को ड्रैग ना करें, हम नहीं इसमें आना चाहते, ना ही हमारे कोई बैकडोर राब्ते हैं। किसको सुना रहे थे ये DGISPR, क्या ख्याल है आपका? ये उन्हीं को सुना रहे थे जो आजकल इस्लामाबाद में बैठ के और ख़बरें लीक करते हैं, दावे करते हैं कि जी बात हो गई है, मामला तय हो गए। क्योंकि अब देखें ना, इन्होंने तो अपने खौफ की वजह से, जो इनको शिकस्त हुई, जो इनकी हिकमत अमली नाकाम हुई, उस वजह से इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना छोड़ा ना। क्योंकि जब पीपल्स पार्टी ने ही इनको जो कुछ इनके साथ किया, और आप एक और चीज़ समी साहब, आप ज़रा इस पर गौर करें कि नवाज शरीफ साहब ने पिछले कोई 1.5 माह हो गया मेरा ख्याल है, मेरे पास वो तारीख लिखी हुई थी, 1.5 माह से उन्होंने PDM के किसी पब्लिक गैदरिंग से खिताब नहीं किया। वो इलेक्शन कमीशन वाली गैदरिंग से खिताब करना चाहते थे, उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया गया। 1.5 माह से तकरीबन नवाज शरीफ साहब मंजर-आम से गायब हैं। एक उनका इस दौरान पैगाम आया, वही वो जो इलेक्शन कमीशन से पहले वो जो आया, उसके अलावा उनका कोई पैगाम नहीं आया। असल में समी साहब, इनकी क्योंकि हिकमत अमली नाकाम हुई तो अब ये खुद पीछे हटे और इस्टेब्लिशमेंट का नाम इन्होंने लेना छोड़ा, क्योंकि इनको पता चल गया था कि हमें मेन जो हमें शिकस्त हुई है जो अवाम। तो फिर जब वो उन्होंने नाम लेना भी छोड़ दिया और वो कम हो गए, लोगों में पजीराई भी नहीं हुई, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी DGISPR को कि स्पेशल वो समा TV से बात करें, बीपर दें और उसमें पॉलिटिकल ये बात करें? उसकी वजह कुछ ना कोई इसका मकसद तो था ना। बिल्कुल, मकसद ये था समी साहब कि नून लीग वाले आजकल मुख्तलिफ जगहों पर बैठते हैं ना, तो जब उनसे पूछा जाता है कि यार आपने तो डट जाना था, आपने तो लड़ जाना था, आपने तो पीछे नहीं हटना था, आपने तो वोट को इज्जत दिलवानी थी, आपने तो सिविल सुप्रीमेसी लानी थी, आपकी तो लड़ाई उनके साथ थी, आप तो कहते थे इमरान खान तो मैटर ही नहीं करता। ये क्या हुआ है कि आप कहते हैं कि नहीं, उनसे मौलाना साहब कहते हैं हमें तो उनसे गिले शिकवे, और गिले शिकवे अपनों से होते हैं। क्या हुआ है? वो अपना अपनी खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी मिटाने के लिए और आवाम को नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए कहते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना हमारे और उनके दरमियान, जिस वजह से हम उनके ऊपर बात नहीं कर रहे, तो इस वजह से DGISPR को बात करनी पड़ गई कि ये जो पब्लिकली सदीक देखें, पब्लिकली तो उनका स्टांस ये है कि हम वोट को इज़्ज़त देना चाहते हैं, और जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने हमेशा इक़्तिदार में मुदाखलत की है और वो वज़ीर आज़म को एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो पब्लिकली तो उनका जो स्टांस रहा है उसमें वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ रहे। और अब अगर वो ये बात करते हैं कि जी बस बातचीत हो गई है, तो इससे तो उनकी अपनी पोजीशन ख़राब हो रही थी। DGISPR को क्या प्रॉब्लम था कि आके उन्होंने इस बात की वजाहत की? देखिए, उसकी वजह ये है कि अच्छा, मैं ये लेट मी पुट इट दिस वे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी का जिक्र किया था, और उसमें उन्होंने पीर पगाड़ा साहब की बात की थी कि उनके कहने पर मैं ये कर रहा हूँ, और पीर पगाड़ा जो हैं GDA के हुकूमत के अलाई हैं, लेकिन हम सबको पता है कि पीर साहब पगाड़ा का हर दौर में जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ बहुत रहा है। और वज़ीर आज़म से जब हमने भी बात की थी अपने इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी ना मुझसे पूछ के शुरू की गई है, ना मुझे इसका पता है, और ना ही मैं किसी को कोई NRO दूंगा। तो जो ट्रैक टू करने वाले हैं, कराने वाले थे, क्योंकि फजलुर रहमान साहब से भी बातचीत हुई, शहबाज शरीफ साहब को मुलाकात के लिए स्पेशल दुरानी साहब को फैसिलिटेट किया गया, तो और मुज़ाकरात जो हैं वो कोई अचानक खुद ब खुद से तो नहीं हो जाते। और फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब ये कहते थे कि मैं एक बड़े मैंडेट के साथ आया और ये ज़रूरी होता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी करना। तो वो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, और वो जो एक कोशिश थी ट्रैक टू की, कहीं अब वो उस मकाम तक बात पहुंची हो जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होनी है, तो फिर जब ये फैसला हुआ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं मान रहा इस बात को, तो फिर उस सारी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए भी तो DGISPR गुफ्तगू कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? देखें समी साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हुकूमत के इंपॉर्टेंट लोग ये कहते हैं कि लाहौर जलसे से पहले तक, ये मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों इनके थोड़ा सा पीछे हटेगी या इनकी कोई बात मानेगी, मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि लाहौर जलसे से पहले तक पिंडी और इस्लामाबाद की राय मुख्तलिफ थी।
पिंडी की राय ये थी कि आपको इनको पोलिटिकली इंगेज करना चाहिए, आपको इनसे बात करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता इनसे कोई बात कीजिए, इनसे बात ही नहीं हो सकती। वो कहते थे यार इनको इंगेज तो करें, बिठाएं तो सही, किसी तरह से उनको फेस सेविंग तो दें। इमरान खान ने कहा नहीं। लेकिन लाहौर का जलसा, समी साहब जब भी ये सच बोलना शुरू करेंगे ना पीडीएम वाले, तो ये बात नोट कर लीजिएगा, ये बताएंगे कि पीडीएम की जो कमर टूटी ना वो लाहौर के जलसे से टूटी। तो लाहौर के जलसे के बाद पिंडी ने भी कहा कि नहीं नहीं आप इनको मुंह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ख्याल है इससे पहले पिंडी वाले मुंह लगा रहे थे? वो हुकूमत को कह रहे थे कि आप इनको इंगेज करें, कह रहे थे। अच्छा ठीक है कि आप इनको इंगेज करें लाहौर जलसे से पहले। लाहौर जलसे के बाद उन्होंने कहा कि सब खैर है, ओके है सब कुछ। समी साहब देखें, इस्टेब्लिशमेंट कब इनके आगे थोड़ा सा वो करती, अगर ये आवाम को मोबिलाइज कर लेते, अगर सड़कें बंद हो जाती, अगर लोगों के अंदर एक पूरी एक मूवमेंट बन जाती। वो ये बना ही नहीं सके, ना वो ये बना सके। बैरूनी जो मामला थे वो जो बाइडन के आने के साथ वो भी ख़राब हो गए, जो बैरूनी सपोर्ट थी वो भी काम ख़राब हो गया जिन जिन मुल्कों ने। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ की तरफ आता हूँ जो हुकूमत के मसाइल हैं जिस पर हमारा मीडिया बात नहीं करता। एक एहतजाज है जो 16 तारीख से शुरू होना है, जिसका ताल्लुक़ नामूस रिसालत से है, और उसमें उन हुकूमत का और उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ। अभी हमें नहीं पता कि हुकूमत किस तरह उस मुआहदे पे अमल दरामद करेगी, होता है या नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ से ये ऐलान आ चुका है कि अगर हमारा मुआहदा उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम एक तहरीक चलाएँगे। माजी में इसमें कोई शक नहीं कि रिजवी साहब जब ज़िंदा थे तो बहुत बड़ा वो इज्तिमा करते थे, अब उनके बेटे हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ भी जिन शहरों में भी वो गए हैं, हालांकि नेशनल मीडिया ने टोटल एक ब्लैकआउट किया हुआ है, लेकिन उनके जो इज्तिमा हुए हैं वो बहुत बड़े इज्तिमात हुए हैं। और मैंने सड़क पे चलते जिस बंदे से भी बात की है, ये मसला मुझे हर बंदे के दिल के बहुत नज़दीक लगा है। वो अगर एहतजाज की सूरत हाल पैदा अगर हुई, आप किसी हुकूमत से किसी से आपकी बात हुई, कभी किसी आदमी से, वो इसको संजीदा ले रहे हैं, इस पर कोई बातचीत कर रहे हैं, इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कुछ उनके दिल में कोई दर्द है? बात तो मेरी किसी से नहीं हुई, लेकिन समी साहब मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत के लिए कोई वाहिद और सबसे बड़ा कोई चीज़ चैलेंज हो सकती है ना, तो यही होगा अगर तहरीक लब्बैक ने दोबारा धरने का ऐलान कर दिया। उसकी वजह यह है कि तहरीक लब्बैक के साथ लोग क्यों हैं, जो उसको क्यों सपोर्ट करते हैं, उनके उस नारे की वजह से। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात करते हैं, ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, जब वो गुस्ताखान रसूल के ख़िलाफ़ बात करते हैं। देखें, अगर तहरीक लब्बैक ने ऐलान कर दिया धरने का, और उन्होंने ऐलान कर दिया मार्च का, उन्होंने ऐलान कर दिया फैज़ाबाद की तरफ आने का, इस ऐलान के साथ ही ये सबसे बड़ी हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। नहीं तो हुकूमत ने अगर एक जो मुआहदा किया है, तो अगर फौरी तौर पर उस पर वो अमल दरामद नहीं कर सकती तो उनको गुफ्तगू में एंगेज करना चाहिए, इस पर पब्लिकली बात होनी चाहिए, ताकि वो जो ये एक तासुर ना जाए कि हुकूमत इसको दबाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो लोग भी आके ये कोशिश करते हैं कि आप इसको दबा दें, इस पर बात ना करें, ये ना हो वो ना हो, वो मुझे नहीं लगता कोई वो इसकी जो संजीदगी है या इसकी जो सेंसिटिविटी है उससे पूरी तरह बाखबर या आगाह हैं। ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, और ये अगर दोबारा ऐलान हो गया तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। इंगेज करना चाहिए। और आपको क्या मसला है, आप ले आएँ पार्लियामेंट में मामला, आप करवा लें वहाँ पे बहस। और अगर आपकी पार्लियामेंट, या तो आप कायल कर लें ना, आप तहरीक लब्बैक को आपने क्या कमिटमेंट दी, यहाँ पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, आप पार्लियामेंट को मुतमईन कर लें, उन्हें बताएं कि ठीक है। और दूसरी एक और बात है सदीक जान, कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो दुनिया की जो पॉलिटिकल डिवाइड है जिस तरीके से है, उसमें फ्रांस जो है एक बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन मैं सिर्फ एक जो आर्गूमेंट है तहरीक लब्बैक का, वो ये है कि ये कहा जाता है जी कि अगर उनके सफ़ीर को निकाल दिया गया तो हम पूरी दुनिया में आइसोलेट हो जाएंगे। तो वो कहते हैं साद रिजवी साहब कि यार वो तो फिर बड़े बागैरत लोग हैं कि एक सफ़ीर को अगर हम उनके निकालते हैं तो वो हमारे मुल्क का नातका बंद कर देते हैं। तो हम हमारे सरकार पर अगर कोई इस तरह की उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो हम क्यों उस तरह का रिएक्शन नहीं दे सकते, और वो सिर्फ अपने एक सफ़ीर के लिए। बंदा उस आर्गूमेंट के आगे लाजवाब हो जाता है सदीक जान। बिल्कुल, ये प्राइम मिनिस्टर ने जो पिछले दिनों एक इंटरव्यू में बात की थी, वो ये कहते हैं, हाँ जी, वो ये कहते हैं कि जब बहुत से मुस्लिम मुल्क मिलके कोई कदम उठाएंगे तो उसका असर होगा। अगर अकेले के मुल्क कोई भी प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ना कि ये बात वो खुलकर कहें लोगों से, इस पर ओपन डिबेट कराएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो खुद एक आशिक रसूल है। आपने दूसरों की क्या शक्ल देखनी है, जब आपने मदीना की रियासत बनानी है तो आपको खुद भी एक स्टैंड लेना चाहिए, एक स्टांस लेना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।